अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के दिन हम अगेन स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास अलजबरा वन। ठीक है, तो अलजबरा वन से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। एक ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले देखें कि एक सेट होता है। फ़र्ज़ किया है कि उस सेट का नाम मैं रख दूँ जी। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट है। अब इस सेट को चेक किया जाता है कि ये ग्रुप है या नहीं। ठीक है, तो ग्रुप को चेक करने के लिए इस पे 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है क्लियर लॉ। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एसोसिएटिव लॉ, उसके बाद आ जाता है आइडेंटिटी और उसके बाद इसका इन्वर्स। ठीक है, अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएं तो हम एक सेट को कह देते हैं कि वो सेट जी है, एस है, जो भी सेट है वो एक ग्रुप है। अब सेट में भी सिंपली आप पढ़ के आए थे कि फ़र्ज़ किया अगर जी सेट ही है तो इसमें जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो इसको हम इस तरह शो करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन जी हम इस तरह भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन जी। ठीक है, और हम इस तरह लिखते हैं। तो ये शो करता है कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसको कहते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। तो जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे किसी किसी ग्रुप में, उसको हम कहेंगे कि वो उस ग्रुप का ऑर्डर है। ठीक है, अगर एग्जांपल यहाँ पे लिया है -1, 1 अयोटा और माइनस अयोटा, ये हमारे पास एक सेट ले लिया गया है। फ़र्ज़ किया मैं इस सेट को जी का नाम दे देता हूँ। ठीक है, इस सेट को मैंने जी का नाम दे दिया। पहले मैं चेक करूँगा कि ये ग्रुप है कि नहीं। तो जब 4 की 4 प्रॉपर्टीज़ इस पे सेटिस्फाई हो जाएंगी तो साबित हो जाएगा कि ये ग्रुप है। और इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और 4। इस सेट में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कितना है, 4 है। ठीक है, ग्रुप के ऑर्डर को अगर हमने लिखना हो तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, तो इस तरह भी हम इसको लेके चल सकते हैं। अब देखें कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो ग्रुप है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, ये जो ग्रुप जी है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप है। अकेला ग्रुप देखने के लिए हम 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाते हैं, क्लियर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी और इन्वर्स। अगर इसमें एक 5वीं प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करवा दें या उसको भी इसमें शामिल कर लें तो वो ग्रुप हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ की बिना पे अबिलियन ग्रुप बन जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप की बात हो गई, ग्रुप की भी बात हो गई। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यही आपको बना के दिखाता हूँ जिससे हमें अच्छे तरीके से समझ आ सके। देखें कि मैं कहता हूँ कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी कहते हैं 1 को। ठीक है, इस 1 का फोर्थ रूट, तो ये हमारे पास आ गया 1/4। ठीक है, इसका फोर्थ रूट हमने लेना है, तो ये हमारे पास आ गया। और ये किसके इक्वल है, हम लेट कर लेते हैं ये x के इक्वल है। तो दोनों तरफ जब हमने पावर 4 ली, यानी कि इस तरफ भी मैंने पावर 4 ले ली और इस तरफ भी हमने इसकी पावर 4 ली, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास आ गया x की पावर 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा x की पावर 4, 1 इधर आके -1 हो गया, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें तो ये बनेगा x स्केयर का स्केयर, इसको मैं लिख सकता हूँ पावर 4, तो ये आ जाएगा 1 का स्केयर इक्वल टू 4। तो ये a स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला यहाँ पे बनता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें तो दो चीज़ें जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उनका आंसर 0 आता हो तो इसका मतलब है या पहली चीज़ 0 है या दूसरी चीज़ 0 है। तो यहाँ से आ जाएगा x स्केयर -1 इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगा x स्केयर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक हो गया, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा x स्केयर इज इक्वल टू +1। ठीक है, या इसको आप इस तरह, और यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी +-1। ठीक हो गया, आप इसको इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं कि देखें ये दोबारा a स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला बनता है, तो आ जाएगा x-1 और यहाँ पे आ जाएगा x+1। ठीक है, फार्मूला ओपन कर दिया। अब दोबारा दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू 0 आ रहा है, तो या ये वाली चीज़ 0 होगी और या फिर ये वाली चीज़ जो है ये 0 होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास +1। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई -1 और अब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्केयर इज इक्वल टू -1, दोनों तरफ हम स्केयर रूट लेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 का स्केयर रूट और इसके साथ प्लस माइनस।
तो आपको पता है स्क्वायर रूट -1 जो होता है ये अयोटा के इक्वल आ जाता है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस अयोटा। ठीक है, तो अब 1 की पावर 1/4 हो तो हमारे पास 4 ही आंसर निकल के आते हैं। अगर 1 की पावर 1/5 होती तो 5 आंसर निकल के आते, तो 1 की पावर अगर 1/7 होती तो 7 आंसर निकल के आते। ठीक है, 1 की पावर 1/4 थी तो 4 आंसर निकल के आए। अब इनका हमने एक सेट बना लिया, उस सेट को मैंने जी का नाम दे दिया। ठीक है, मैंने एक जी सेट बना लिया जिसमें ये 4 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? 1 -1 माइनस एयोटा और प्लस एयोटा। ठीक है, अब मैंने चेक करना है कि ये हमारे पास एक ग्रुप है कि नहीं। तो ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो हम इसको कैले टेबल के ज़रिए करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टेबल एक बेहतरीन यानी कि चीज़ है चेक करने के लिए क्या दिया गया सेट हमारे पास ग्रुप है कि नहीं। ठीक है, ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, तो ये देखें अंडर मल्टीप्लिकेशन इसको चेक करते हैं। अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिखे देखें, ये आ जाएगा 1 -1 और ये आ जाएगा माइनस एयोटा और यहाँ पे आ जाएगा एयोटा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ भी 1 -1 माइनस एयोटा और प्लस एयोटा। ठीक हो गया, और हम इसको इस तरह बना लेते हैं। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास इस तरह टेबल बन जाएगा, इसको कहते हैं कैले टेबल। अब देखें जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आंसर आ जाएगा 1 लिख दिया। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया आंसर आ गया -1। 1 को माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करवाया माइनस एयोटा, और जब 1 को एयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो एयोटा आंसर आ गया। इसी तरह -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया -1, -1 को -1 से +1, -1 को माइनस एयोटा से तो प्लस एयोटा, और -1 को एयोटा से तो माइनस एयोटा आंसर आ जाएगा। अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक कर लें। ठीक है, ये हमने फंक्शन डिफाइन करवाया है, ये फंक्शन डिफाइन करवाया है, ये बाइनरी फंक्शन हमने डिफाइन करवाया है। ठीक है, बाइनरी फंक्शन ये वाला हमने इस पे डिफाइन करवाया है, बाइनरी फंक्शन। बाइनरी फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो कि 2 ऑपरेंड लेता है, यानी कि 2 चीज़ें लेता है और एट द एंड एक आंसर देता है। ठीक है, माइनस एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस एयोटा आ जाएगा, माइनस एयोटा को -1 से तो प्लस एयोटा आ जाएगा, माइनस एयोटा को माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो प्लस एयोटा स्क्वायर आ जाएगा जो कि -1 के इक्वल होता है। माइनस एयोटा को प्लस एयोटा से करवाऊंगा तो माइनस एयोटा स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि माइनस एयोटा स्क्वायर, तो माइनस एयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो इसका आंसर आ जाएगा +1। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा +1। तो अब देखें जब एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आ गया एयोटा, एयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस एयोटा, और एयोटा को करवाया माइनस एयोटा से तो माइनस एयोटा स्क्वायर, तो वो 1 आया था। इसी तरह एयोटा को एयोटा से करवाऊंगा तो आ जाएगा एयोटा स्क्वायर जो कि -1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारे पास कैले टेबल आ गया। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है हमारे पास वो क्लियर लॉ होता है। क्लियर लॉ कहता है कि 2 एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स लें 2-2 करके, तो उन पे आप ऑपरेशन बाइनरी फंक्शन अप्लाई करें तो दोबारा आंसर उसी में से आना चाहिए। तो देखें हर 2 एलिमेंट्स ले, पहले 1 1 के साथ 1 -1 1 माइनस एयोटा 1 एयोटा के साथ, फिर -1 1, हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ हमने ऑपरेट करवाया तो आंसर दोबारा देखें इसी सेट में से आ रहा है। दोबारा आंसर 1 -1 एयोटा माइनस एयोटा की फॉर्म में, ये सारा आंसर जो है 1 एयोटा माइनस एयोटा -1 की फॉर्म में आ रहा है। तो इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है एसोसिएटिव लॉ जो है वो अप्लाई होगा। तो एसोसिएटिव लॉ आप इस पे अप्लाई करें, वो हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा। वो क्या कहता है? कहता है कि पहले 2 एलिमेंट ले लें, कोई 2 एलिमेंट ले लें। फ़र्ज़ किया मैं 3 एलिमेंट लेते हैं, कोई 3 एलिमेंट ले लें। फ़र्ज़ किया मैं 1 एयोटा और -1 एयोटा और 1, इन तीनों को ले लेता हूँ, यानी कि इन जनरल 3 एलिमेंट ले लेता हूँ। फ़र्ज़ किया मैंने A B C ले लिया, तो A B C इसका आंसर इक्वल आना चाहिए, इसका आंसर इक्वल आना चाहिए A.B.C। ठीक है, तो ये सभी के लिए होल्ड करेगा, आप करके देख लें। तो इसका मतलब दूसरी प्रॉपर्टी भी जो है हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी कहते हैं कि हर एक एलिमेंट का एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। आइडेंटिटी उसे कहते हैं कि जो हम ऑपरेट करवाएं लेकिन उस एलिमेंट पे कोई फ़र्क ना आए। तो देखिए जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर दोबारा वही आया, जब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया है तो दोबारा आंसर वही आ रहा है। इसी तरह माइनस एयोटा को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाया था तो उसी वक्त आंसर जो है वो दोबारा वही आ रहा था। या सिंपली आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि देखें ऐसा कौन सा है कि जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया है तो दोबारा वही आ गया। तो ये देखें ये चीज़ दोबारा, यानी कि 1 मिनट, ये चीज़ दोबारा जो है बन गई,
कब बनी, जब हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाया था, तो इसकी आइडेंटिटी 1 है। ठीक है, आप इसको रो वाइज भी देख सकते हैं, आप इसको कॉलम वाइज भी देख सकते हैं। यानी कि ये देखें, ये दोबारा चीज़ यही कॉलम बन गया, कब बना, जब हमने इन तमाम एलिमेंट्स को 1 से मल्टीप्लाई करवाया था। ठीक है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाया, दोबारा वही बन गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई दोबारा वही बन गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई दोबारा वही बन गया। तो हम कहेंगे कि इसकी आइडेंटिटी कितनी है, 1 है। तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया, कौन सा, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसका इन्वर्स चेक करते हैं कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है हर एक एलिमेंट का कि नहीं। तो ये देखें, यहाँ पे आइडेंटिटी यहाँ पे आ रही है, ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी आ रही है, हाँ जी ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी आ रही है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आइडेंटिटी आ रही है। तो इसका मतलब है 1 का इन्वर्स 1 है। -1 का इन्वर्स, यहाँ पे आइडेंटिटी आ रही है, -1 है। इस माइनस इयोटा का इन्वर्स प्लस इयोटा है। ठीक है, और इसी तरह प्लस इयोटा का इन्वर्स जो है वो माइनस इयोटा है। ठीक है, इस तरह इन्वर्स भी हर किसी का एग्जिस्ट कर गया। तो चार ही प्रॉपर्टी जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेटिस्फाई कर गई। तो इसका मतलब है ये हमारे पास जी जो है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि जी जो है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। अब इस ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर के लिए आप इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देख लें। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, यानी कि जी की कार्डिनलिटी जो है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन जी कितनी है, 4 है एलिमेंट्स। तो इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब हम एलिमेंट्स देखने लगे हैं, एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम चल के आगे, तो अब हम एलिमेंट्स का देखने लगे हैं। तो एलिमेंट्स, अब जी में से हमने एलिमेंट ए उठाया, अब ए की पावर m लिखी हुई है। ए की पावर m से मुराद है कि हमने m टाइम्स इस पे ये बाइनरी फंक्शन अप्लाई किया है। तो अगर m टाइम्स बाइनरी फंक्शन अप्लाई करके हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए तो हम कहेंगे कि m इज़ एन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट a। दोबारा सुन लीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलता हूँ, आप लोग को अच्छे से समझ आए। इसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, कितने, 4 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। अब मैंने इन 4 एलिमेंट्स का ऑर्डर चेक करना है। क्या चेक करना है, ऑर्डर। तो ऑर्डर चेक करने के लिए सबसे पहला एलिमेंट 1 है ना, तो 1 की पावर जो है वो 0 से स्टार्ट करनी है, पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। कौन से, हमने पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर से स्टार्ट करनी है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर से हमने स्टार्ट करनी है। तो 1 की पावर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला एलिमेंट 1 है, 1 की पावर 1, तो आंसर आ गया 1, यानी कि 1 की पावर 1 से हमारे पास आंसर 1 आ गया। 1 क्या है, आइडेंटिटी आ गई, तो 1 का ऑर्डर जो होगा वो 1 होगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 1 इज ऑफ 1 इज 1। ठीक है, एलिमेंट 1 का जो ऑर्डर है वो 1 है। एक और एग्जांपल से समझ आएगी। अब -1 को लेके चलता हूँ, किसको, -1 को लेके चलते हैं। यहाँ पे हम लाइन लगा देते हैं। अब हम -1 को लेके चलते हैं। यहाँ -1 की पावर अगर मैं 1 करूँ, ठीक है, पावर हमेशा 1 से स्टार्ट करनी है, तो आंसर आ जाएगा -1, आइडेंटिटी नहीं आया। ठीक है, अब -1 की पावर जो है वो 2 करते हैं, तो -1 की पावर 2 से मुराद ये है कि 2 दफ़ा हमने ये बाइनरी फंक्शन इस पर अप्लाई करना है, यानी कि ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा, ये वाली चीज़, और बाइनरी फंक्शन मल्टीप्लाई यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा -1। ठीक है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1, आंसर आ जाएगा +1। तो देखें, आइडेंटिटी आ गई हमारे पास। कब आई, जब हमने पावर 2 की थी, तो पावर 2 पे आइडेंटिटी आई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एलिमेंट -1 का जो ऑर्डर है वो 2 होगा। ऑर्डर ऑफ -1 एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा इज 2। इसी तरह इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। इसी तरह अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास माइनस इयोटा आ रहा है, तो माइनस इयोटा को चेक करना हो तो माइनस इयोटा की पावर जो है वो अगर आप 1 करें तो आंसर माइनस इयोटा होगा। वो नहीं आया हमारे पास आइडेंटिटी। माइनस इयोटा की पावर अगर हम 2 करें तो इसका आंसर आएगा माइनस इयोटा स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास इसकी पावर 2 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एओटा मल्टीप्लाई बाय माइनस एओटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, आइडेंटिटी नहीं आई। इसी तरह माइनस एओटा इसकी पावर जो है वो 3 करें अगर हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एओटा स्क्वायर, यानी कि ये जो पीछे वाला आंसर आया था माइनस एओटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एओटा माइनस एओटा। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर -1 आया था, -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस एओटा, तो आंसर आ जाएगा प्लस एओटा। अभी भी आइडेंटिटी नहीं आया। इसी तरह माइनस एओटा की पावर मैं 4 करूं तो 4 की, तो इसका मतलब क्या है माइनस एओटा की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस एओटा,
ठीक है। तो माइनस एयोटा की पावर 3 का आंसर क्या आया था, एयोटा आया था, और ये माइनस एयोटा, तो ये माइनस एयोटा स्क्वायर बन जाएगा, ये हमारे पास माइनस एयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और ये बन जाएगा माइनस मल्टीप्लाई बाय -1, तो आंसर आ जाएगा प्लस का 1। आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी आ गया। तो कब आया, जब पावर 4 थी। तो माइनस एयोटा का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ माइनस एयोटा का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, इज़ 4, ठीक है, माइनस इसका 4 होगा। इसी तरह आप एयोटा के लिए चेक कर सकते हैं, इसी तरह आप एयोटा के लिए, तो देखें एयोटा के लिए अब डायरेक्ट करते हैं। तो एयोटा की पावर जब 1 रखूँगा तो ये हमारे पास एयोटा ही आएगा, आइडेंटिटी नहीं बना। एयोटा की पावर 2 रखूँगा तो ये हमारे पास एयोटा मल्टीप्लाई बाय एयोटा आएगा। जब अब देखें ये हम अंडर मल्टीप्लिकेशन लेके चल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं रफ बता दूँ कि अगर हम अंडर डिवीजन लेके चलते तो मैं इसको फिर इस तरह लिखता, ये यहाँ पे वो चीज़ आएगी जो कि मैं फंक्शन लेके चल रहा हूँ, बाइनरी फंक्शन, जो फंक्शन मैंने इस पर डिफाइन करवाया है। अगर मैं ये वाली चीज़ लेके चल रहा होता तो इसको फिर मैं इस तरह लिखता, एयोटा की पावर 2 और ये, यानी कि ये पीछे वाली चीज़ और प्लस 1 आगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन जो है वो यूज़ हो रहा है। तो ये एयोटा मल्टीप्लाई बाय एयोटा, एयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और ये -1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एयोटा की पावर 3, तो ये आ जाएगा एयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एयोटा, ठीक है। और एयोटा स्क्वायर का आंसर -1 आया पीछे, और ये आ गया एयोटा, तो आंसर बनेगा माइनस एयोटा। और इसी तरह अगर एयोटा की पावर 4 लेके चलूँगा तो ये आएगा एयोटा 3 मल्टीप्लाई बाय एयोटा, और ये हमारे पास आ जाएगा एयोटा 3 माइनस एयोटा आया है पीछे, ठीक है। और ये हमारे पास एयोटा, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस एयोटा स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस मल्टीप्लाई बाय -1, और ये बन जाएगा +1। और इसमें देखें तो इसमें भी हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, तो इसका ऑर्डर भी ऑर्डर ऑफ अयोटा, अयोटा का जो ऑर्डर होगा इज़ 4, इसका ऑर्डर भी 4 होगा। तो हर एक एलिमेंट का हमने ऑर्डर भी देख लिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, हर एक एलिमेंट का हमने ऑर्डर भी देख लिया, तो अब इस बातों को समझते हैं। 1 इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पे सारी एक्सप्लेन की हुई है उन्होंने। अब देखें, अब ये जो इसकी बात करें, अब मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। हाँ जी, ये देखें, अब इसका जब हम ऑर्डर फाइंड करने लगे थे तो सिर्फ आंसर 1 आ रहा था। इसमें हमने देखा था -1 और +1 ही इसका आंसर आ रहा था। इसमें अगर हम देखें तो इसमें माइनस एयोटा भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, एयोटा भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। अगर इन सारी चीज़ों को मैं एक सेट में बंद कर लूँ तो ये आ रहा है माइनस एयोटा, -1, एयोटा और +1। अगर इसके एलिमेंट्स को, यानी कि अयोटा पे मैं बार बार, अयोटा पे, किस पे, अयोटा पे मैं बार बार बाइनरी फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ। अयोटा पे किया, अयोटा डॉट अयोटा बन गया, ठीक है। यानी कि ये जो फंक्शन है अंडर जिसके हम चेक कर रहे हैं ग्रुप, इसको बार बार मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या क्या चीज़ बन रही है यहाँ पे, अयोटा बन रहा है, -1 बन रहा है, माइनस एयोटा बन रहा है, और +1 बन रहा है। दोबारा अप्लाई करेंगे, दोबारा यही चीज़ें आती रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये दोबारा जी बन गया, क्या बन गया, ये सारा दोबारा जी बन गया। तो इसका मतलब है कि ये जो माइनस एयोटा है ना, इसकी मदद से, माइनस एयोटा की मदद से ये दोबारा सारा सेट बनाया जा सकता है। यहाँ पे हमें पता चला कि अयोटा की मदद से, किसकी मदद से, अयोटा की मदद से भी ये सारा सेट बनाया जा सकता है। तो मैं कहूँगा अयोटा एंड माइनस एयोटा जो है ये जनरेट करते हैं, जनरेट करते हैं किसको, सेट जी को, ठीक है, ग्रुप जी को जनरेट करते हैं, जनरेट ग्रुप जी, ठीक है, ग्रुप जी को जनरेट कर रहे हैं। तो फिर मैं इस ग्रुप को कहूँगा साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, इस ग्रुप को। और इसको मैं इस तरह लिखूंगा कि एयोटा जो है ये जनरेट करता है किसको, एयोटा जनरेट करता है +1 -1 इस सेट को, ठीक है ना, इस सेट को अयोटा जो है वो जनरेट करता है, ठीक है। और इसी तरह इसी तरह माइनस एयोटा जो है ये भी जनरेट करेगा, इसकी ये, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, ये भी जनरेट करेगा किसको, +1 -1 प्लस एयोटा और माइनस एयोटा, ठीक हो गया। और ये हमारे पास जी जो है ये साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा, क्या, साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आई होगी। हमने पहले ग्रुप के बारे में देखा, सारा ग्रुप कहाँ से बना, फिर हमने देखा ऑर्डर ऑफ ग्रुप, उसमें एलिमेंट कितने हैं, फिर हमने एलिमेंट्स का जो है वो ऑर्डर देखा, फिर हमने देखा कि ये अयोटा और माइनस अयोटा तो ऐसे हैं जो कि इसमें देखें तो यहाँ पे सिर्फ -1 +1 ही आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 और -1 ही आ रहा है। और इसमें हम देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 ही आएगा, जितना मर्जी आप बार बार इसको रिपीट करी जाएँ।
क्योंकि वन की जितनी मर्जी पावर, वन को जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई कर लें आंसर वन ही आएगा। और इसमें -1 को जितनी दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर लें या +1 आएगा या माइनस। लेकिन ये अयोटा और माइनस अयोटा ऐसे हैं जो कि हमारे पास जनरेट कर रहे हैं दोबारा उस ग्रुप को, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस कंसेप्ट की समझ आई होगी। अब ज़्यादा डिटेल हो रही है, लेक्चर लेंथी बन रहा है, तो हम इसको जल्दी जल्दी कवर अप करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ लिखी हुई है। अब ये असाइनमेंट ग्रुप, ये असाइनमेंट के लिए हमें चेक दिया गया है कि क्या ये साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं अंडर द एडिशन। ठीक है, अंडर एडिशन चेक करना है हमने। और ये वाली चीज़ें, सब ग्रुप सबसेट ग्रुप के आर्डर को एलिमेंट का आर्डर डिवाइड करता है। ग्रुप के आर्डर को एलिमेंट का आर्डर डिवाइड करता है। देखें अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन कौन सा ऑर्डर आया हमारे पास, क्या कौन कौन सा ऑर्डर हमारे पास आया है। तो इसमें हमारे पास 1 आया है ऑर्डर एलिमेंट का, इसमें हमारे पास 2 आया है ऑर्डर, और इसमें हमारे पास 4 ऑर्डर आया है। तो ये जो एलिमेंट का ऑर्डर है ना 1, 2 और 4, ये जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है 1, 2 और 4, ये सारे डिवाइड करेंगे ग्रुप के ऑर्डर को। तो 4 को देखें 1 भी डिवाइड करता है, 4 को देखें 2 भी डिवाइड करता है, 4 को देखें 4 भी डिवाइड करता है। 3 ऑर्डर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 3 इसको डिवाइड ही नहीं करता। ठीक है, तो ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट थी, क्या ग्रुप के ऑर्डर को एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो डिवाइड किया करेगा। ठीक है, ऐसा एलिमेंट जो ग्रुप के पूरे एलिमेंट को जनरेट करता है ग्रुप साइक्लिक कहलाता है। ठीक है, ग्रुप का एलिमेंट पूरे ग्रुप को जनरेट करे, यानी जैसे ये देखें ना कि अयोटा और माइनस अयोटा ने पूरे ग्रुप को जनरेट कर दिया, तो ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। अब पूरे एलिमेंट को ऐसा ग्रुप 4 एलिमेंट का जो पूरे के पूरे जनरेट करे, मतलब साइक्लिक ना हो। ये हमें असाइनमेंट दी गई कि ऐसा ग्रुप हमने लिख के लेके आना है जो कि 4 एलिमेंट का हो और जिसमें एलिमेंट इस तरह के हों वो पूरे सेट को जनरेट ना करे। ठीक है, मतलब कि हमने ऐसा ग्रुप 4 एलिमेंट का बना के लेके आना है जो कि साइक्लिक ना हो। ये तो साइक्लिक निकला है ना, ये देखें इसमें अयोटा भी इसको जनरेट कर रहा है, माइनस अयोटा भी जनरेट कर रहा है। अब आप लोग के लिए असाइनमेंट है कि एक ऐसा ग्रुप बना के लेके आएँ जिसमें कोई भी एलिमेंट उस ग्रुप को जनरेट ना करे, यानी कि वो साइक्लिक ग्रुप ना हो। ठीक है, इसके बाद ग्रुप आइडेंटिटी, खुद ये ट्रिवियल सी चीज़ें हैं। अब ये देखें, चलें जी मज़ीद डिटेल हम देखते हैं। ये तो एक पेज था, अब मज़ीद डिटेल देखने के लिए हम इस नोट्स पे चलते हैं। तो अगर किसी एलिमेंट पर फंक्शन लगाया जाए, उसकी पावर होती है जब उसको मल्टीप्लाई करने और आइडेंटिटी आ जाए। देखें किसी एलिमेंट पर फंक्शन लगाया है, उसकी पावर टाइम्स यानी कि 1, 2, 3 जितनी दफ़ा भी, तो मल्टीप्लाई करने दोबारा आइडेंटिटी आ जाएगी ना, तो वो लीस्ट पावर को हम उसका ऑर्डर कहेंगे उस एलिमेंट का। ठीक है, एम ए का ऑर्डर कहलाएगा। और एम क्या है? लीस्ट पावर होनी चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर नहीं, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, 1 से स्टार्ट हो, 0 से नहीं। तो ये हमारे पास एक ग्रुप था, ये भी हमने बनाया है। और ग्रुप का ऑर्डर 4 है क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। ऑर्डर ऑफ ग्रुप, अब ये वाली सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बताई हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ से नोट पढ़ लेते हैं। ये असाइनमेंट आपको बताई है कि हमने 4 एलिमेंट्स का ऐसा इसमें से ग्रुप बना के लेके आना है जो कि साइक्लिक ग्रुप ना हो, यानी कि उसके एलिमेंट उस ग्रुप को जनरेट ना करें। अब इसके बाद नोट है, इफ़ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज़ 4 देन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप। हाँ, ये देखें, अगर ग्रुप का ऑर्डर 4 है तो उसके एलिमेंट्स का जो ऑर्डर आएगा ना, उसके डिवाइजर्स आएंगे 1, 2, 4। ठीक है, देखें 3 नहीं आया, आपको बताया था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने किया भी, ये देखें ब्लैक के साथ लिखा हुआ है, 1 आया है, 2 आया है, 4 आया है, 3 नहीं आया। ठीक है, और ये साइड डिवाइड करते हैं, बिकॉज ऑल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, उसके डिवाइजर्स होते हैं। अब साइक्लिक ग्रुप इज ग्रुप विच जनरेटेड द ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप अंडर दैट ऑपरेशन। उस ऑपरेशन के यानी कि अगर एडिशन वाला है तो एडिशन वाला, अगर मल्टीप्लिकेशन वाला है तो मल्टीप्लिकेशन वाला, उसी ग्रुप के ऑपरेशन के अंडर जो है एक एलिमेंट जो है पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे तो वो साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। ठीक है, देयर आर 2 ट्रिवियल ग्रुप। हाँ, हर एक 2 ट्रिवियल ग्रुप होते हैं, एक इन ऑल ग्रुप, हर एक ग्रुप के 2 ट्रिवियल ग्रुप होते हैं। एक ये कि जिसमें आइडेंटिटी होती है और दूसरा वो ग्रुप खुद अपना आप। ठीक है, हर ग्रुप के 2 हमारे पास ट्रिवियल ग्रुप्स होते हैं, एक आइडेंटिटी उसका ग्रुप बना दिया जाए और एक वो ग्रुप अपना आप। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास अलजबरा था। इसके बाद हम चलते हैं वेक्टर एंड टेंसर। अब ये हमारे पास वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखें कि इसकी एप्लीकेशन हम समझ लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन कौन सी है? पिछले वाले लेक्चर्स में हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में जाना था, आज हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन। तो ये वर्क डन होता है F क्रॉस D। F भी हमारे पास एक वेक्टर है, D
यहाँ पे एक वेक्टर है, तो डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा ना कि डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान फासला डिस्टेंस, और कम से कम फासला जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट की एक ख़ास प्रॉपर डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो ये एफ डॉट डी ये हमारे पास आ जाएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट जो आ जाएगा वर्क डन के इक्वल होगा, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर आता है। अब हमने पढ़ा है कि हमेशा जो है वो रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते हैं। तो इसके पीछे रीज़न इसके पीछे यही है कि जो हमारी अर्थ रोटेट करती है, यानी कि हमारी जो और अर्थ की रोटेशन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। अगर हम अर्थ की रोटेशन के बरअक्स चलेंगे तो इस तरह कैलकुलेशन में और वैसे भी हर एक चीज़ में हमारे लिए कुछ सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने अपना स्टैंडर्ड फिक्स किया है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम जो कि अर्थ की रोटेशन है को पॉजिटिव मानना करेंगे, ठीक है। रोटेशन पॉजिटिव व्हेन डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, रोटेशन पॉजिटिव ली जाती है। अब इसकी एक और एप्लीकेशन क्रॉस प्रोडक्ट की थी कि अगर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना हो तो ये ए बी क्रॉस ए सी करें तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है, ठीक है। अब हमने डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दो वैक्टर्स की देखी थी। अगर हमारे पास तीन वैक्टर्स आ जाए, ठीक है, अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स आ जाएं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे, यानी कि अगर हमारे पास ए डॉट बी डॉट सी वेक्टर आ जाए तो उनकी डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे, क्या ये पॉसिबल भी है कि नहीं। तो देखें आप जिन दो मर्जी वेक्टर की पहले डॉट प्रोडक्ट कर लें, इनकी या इनकी जिनकी मर्जी दोनों की पहले कर लें। जब दो की पहले करेंगे तो आंसर एक स्केलर आ जाएगा। जब उस स्केलर को तीसरे के साथ में लाएंगे तो स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, तो आंसर दोबारा वेक्टर आएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि ये देखें इस तरह होती है कि ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। तो पहले हम क्रॉस वाले को सोल्व करेंगे, जब क्रॉस वाले को सोल्व करेंगे आंसर एक वेक्टर आएगा, तो इस वेक्टर को इस वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर स्केलर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ए क्रॉस बी डॉट सी, पहले इनको हम सोल्व करेंगे, ठीक है, इसका आंसर एक वेक्टर आएगा, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे डॉट प्रोडक्ट के जरिए तो आंसर स्केलर आ जाएगा, ठीक है। हम इसको इस तरह हम लिखते हैं, ठीक है, ए बी सी। अब ये इसका आंसर इसके आंसर के इक्वल आएगा। वो कैसे इक्वल आएगा, क्योंकि हमने पढ़ के आया है कि डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, यानी कि ए डॉट बी का आंसर बी डॉट ए के आंसर के इक्वल आता है, ठीक है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर जो है वो अलग आया करेगा। अगर तीन वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट है तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम होगी कि पहले दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएं फिर तीसरे से, या पहले को वैसे ही रहने दे, पहले एंड वाले को करवाएं फिर पहले से, ठीक है। तो इसके लिए हमें ब्रैकेट्स लाजमी लगानी पड़ेंगी। तो पहले इन दोनों का आंसर जो आएगा परपेंडिकुलर वेक्टर इनके, उसको फिर इससे क्रॉस प्रोडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। और फिर यानी कि पहले इन दोनों को यहाँ पे और इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे। तो ये कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे आपको मैं लिख के बताता हूँ, देखें एक मिनट, ठीक है। ये देखें अगर हमारे पास ए क्रॉस बी, इनको पहले हम करवाएंगे, और क्रॉस सी, अगर कोई इस तरह की हमारे पास सिचुएशन आ गई है तो ये हमारे पास आएगा। पहले देखें मिड में कौन सा एलिमेंट है, मिड में कौन सा वेक्टर है, बी है ना, तो बी को हम बाहर लिख देंगे, ठीक है। बी को हमने बाहर लिख दिया और अंदर ए और सी आ गया उनके अलावा, ठीक है। अंदर ए और सी वेक्टर आ गए, अंदर ए और सी वेक्टर आ गए और बाहर बी आ गया, प्लस अब देखें माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस। अब देखें अब हमारे पास ए वेक्टर, अब देखें अब हमारे पास ए वेक्टर जो है ब्रैकेट के अंदर कौन सा है, पहले ब्रैकेट मिड तो ए बी था ना, ब्रैकेट के अंदर और कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। अब ए को बाहर लिख देंगे, ए के अलावा बी और सी बच जाएगा, तो बी डॉट सी और बाहर आ जाएगा ए। अब दूसरे केस से ज़्यादा आपको समझ आएगी, ठीक है। दूसरा केस भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर आपको याद करने में आसानी होगी। अगर इस केस को लेके चलना हो जिसमें हमारे पास है ए क्रॉस बी, यानी कि पहले हम ए को बाहर लिख देते हैं, ए को हम बाहर लिख देते हैं और बी क्रॉस सी करते हैं अंदर, ठीक है, बी क्रॉस सी। तो अगर हमने इस तरीके को लेके चलना हो तो कैसे आएगा, तो अब मिड में बी आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर भी है और मिड में भी है, तीनों वेक्टर के दरमियान वाला। तो बी को बाहर रखेंगे और बाकी कौन सा बचेगा, बाकी ए और सी बचते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट सी, ठीक है, ए डॉट सी, ए डॉट सी। और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस। अब ब्रैकेट के अंदर सी है तो सी बाहर रहेगा, ठीक है, और बाकी जो है बी और ए बचते हैं वो अंदर आ जाएंगे, ए और बी, ठीक है ना। इस तरह आपने इस चीज़ को याद रखना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ सके। देखें कि अगर हमारे पास ए क्रॉस बी और क्रॉस सी है
और अगर हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, यहाँ पे इसके गिर्द ब्रैकेट लगी हुई है और वहाँ पे उसके गिर्द ब्रैकेट लगी हुई है, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पे देखें तो मिड में कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है, तो यहाँ पे बी बाहर आ जाएगा। और बाद में अगर देखें तो ब्रैकेट में और कौन सा आ रहा है, ब्रैकेट वाला एक चीज़ तो हो गई, दूसरी ए आ रही है, तो यहाँ पे ए ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बी आ गया तो बाकी ए और सी बचे, तो ए डॉट सी, ठीक है। और यहाँ पे अगर ए आ गया है तो बाकी बी डॉट सी, ठीक है। और अगर इसी तरह अगर यहाँ बात की जाए तो ये हमारे पास आएगा पहले बी आ रहा है तो बी यहाँ पे आ जाएगा, और बी के अलावा बाकी क्या बचेगा, ए और सी, तो ए डॉट सी, और ये आ जाएगा माइनस साइन। अब ब्रैकेट में बी था तो हमने यहाँ यूज़ कर लिया था, अब सी रह गया तो सी यहाँ पे हम लिख देंगे सी, और सी के अलावा बी और ए बचा है तो ए डॉट बी कर लें या बी डॉट ए, आंसर सेम आएगा। इसका आंसर भी एक वेक्टर, इसका आंसर भी एक वेक्टर, वेक्टर में से वेक्टर आंसर माइनस करूँगा तो आंसर दोबारा वेक्टर ही आएगा। इसी तरह इसका आंसर एक वेक्टर, इसका आंसर एक वेक्टर, तो दोबारा माइनस करूँगा तो आंसर वेक्टर ही आएगा। और ये वेक्टर आपस में इक्वल नहीं होंगे, यानी क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड नहीं करता होता, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ नीचे लिखी हुई है, ये वाली चीज़ें आपस में इक्वल नहीं होंगी, और यहाँ भी ये अलामतें आएंगे, ठीक है। दीज वैक्टर्स आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़, हाँ वो वैक्टर्स इक्वल होंगे जब इन पे कुछ स्पेशल कंडीशंस होंगी, वो कौन सी कंडीशन होगी तो ये हम बुक में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास आती है डिफरेंशियल ज्योमेट्री, अब हम इसको देखते हैं। डिफरेंशियल ज्योमेट्री ये थोड़ा सा लेंथी है तो जल्दी जल्दी से करेंगे क्योंकि अलजेब्रा 1 पे भी हमारे बहुत ज़्यादा देर लग गई है, ठीक है। तो ये देखें ये सारी डिफरेंशियल ज्योमेट्री है और यहाँ पे आकर रियल एनालिसिस का आगाज़ हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री को जल्दी जल्दी स्पीड से पकड़ते हैं। तो देखें सबसे पहले कि मैं आपको यहाँ पे ही चीज़ें समझाता हूँ। तो ये लें जी, अच्छा तो 3 3 लिया हुआ है, हाँ जी स्पेस में है। तो ये देखें ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। एक्स वाई जी हमने बना लिए। अब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा करते हैं, क्या एक लाइन ड्रा कर देते हैं, ये हमारे पास एक लाइन आ गई है, ठीक है। अब इस लाइन पे अगर हमें एक पॉइंट मिल गया है, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस की बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, इन स्पेस की बात करेंगे, ठीक है, इन स्पेस। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया है और इस पॉइंट को हम कौन सा नाम दे देते हैं, यहाँ पे उन्होंने पी नाट का नाम दिया हुआ है, पी नाट का हमने नाम दे दिया, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो x0, y0 और z0 होंगे, ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इस अगर एक इस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। हमें एक पॉइंट दे दिया गया है और इसी लाइन के पैरेलल एक वेक्टर हमें दे दिया गया है, तो इस वेक्टर को कौन सा नाम देते हैं, v का नाम, ठीक है। इस वेक्टर को हमने v का नाम दे दिया, ये हमारे पास एक v वेक्टर आ गया है। अब v वेक्टर आ गया है तो v वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स को कौन सा हम नाम दें, लैम्डा आई म्यू जे, और ये लैम्डा आई और म्यू जे और न्यू के, ठीक है। और ये हमारे पास ये आ गए। अब हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन ऑफ इस लाइन के इक्वेशन फाइंड करने हैं। हमें एक ये वाला पॉइंट दिया गया है और एक ये वाला जिसके पैरेलल इसी लाइन के पैरेलल एक वेक्टर दे दिया गया है। तो चलिए जी देखें, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये वाली इसके लिए इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, ठीक है। ये वाली इसके लिए इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। कैसे आई है इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखें कि यहाँ पे पहले मैं ना एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ कोई भी इन जनरल, ठीक है। इसको मैंने फ़र्ज़ किया नाम दे दिया है किसका, पी का, पी पॉइंट का नाम दे दिया है और पी पॉइंट का नाम दे दिया इसको। और इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ एक्स वाई जी, ठीक है। ये कहीं पे भी हो सकता है, इन जनरल वेरिएबल पॉइंट लिया है, ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, इन जनरल मैंने पॉइंट लिया है, ठीक है। अब ये अगर हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए जाएं, यानी कि x0 y0 z0 दिया गया है, तो यहाँ से मैं एक मैं वेक्टर भी बना सकता हूँ, ठीक है। पोजीशन वेक्टर इसका जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होके इस पॉइंट तक आएगा। और वो वेक्टर कौन सा बनेगा, तो अगर मैं OP वेक्टर बनाऊँ, OP वेक्टर बनाऊँ जिसे मैं r0 का नाम दे दूँ, ये पोजीशन वेक्टर है, तो कौन सा बनेगा हमारे पास, x0 i की डायरेक्शन में होगा प्लस y नाट जे की डायरेक्शन में होगा प्लस z नाट के की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, प्लेन वाला खुद कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह ये इस
अब इसका अगर मैं वेक्टर बनाऊं, इस पे के ऊपर वेक्टर जो बनेगा तो वो क्या बनेगा, ओ पी, ठीक है, ओरिजिन से लेके पी तक वो कौन सा वेक्टर बनेगा, उसको मैं आर वेक्टर का नाम दे देता हूँ। किसका, आर वेक्टर का नाम। तो ये बनेगा एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जी के, ये हमारे पास इसका वेक्टर का नाम बन गया। अब एक वेक्टर ये है, ठीक है, एक वेक्टर ये है। अगर मैंने ये वाला वेक्टर फाइंड करना हो तो कैसे आएगा, ठीक है, अगर मैंने पी नाट से पी तक का वेक्टर फाइंड करना हो, कहाँ से, पी नाट से पी का वेक्टर फाइंड करना हो तो कैसे आएगा, तो ये इस वेक्टर में से इस वेक्टर को माइनस कर दूंगा तो फिर आएगा, ठीक है। या आप यहाँ पे हेड टू टेल रूल लगा लें, यानी कि ये आर नाट, अगर ये हमारे पास आर जीरो वाला वेक्टर है, ये आर वाला है, और ये हमारे पास एक वेक्टर है, तो बाय हेड टू टेल रूल आर जीरो प्लस पी, पी नाट पी और इक्वल टू किसके आ जाएगा, रिजल्टेंट आर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसकी हमने वैल्यू निकालनी है तो इसको उधर जाके माइनस कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास आर वेक्टर माइनस आर ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर अगर हम करें तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि ये जो वेक्टर v होगा ना, ये जो v वेक्टर है ये पैरेलल है किसके, इस लाइन के, ठीक है, यानी कि ये जो है ये वेक्टर v जो है ये इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। तो इस लाइन के पैरेलल है तो पैरेलल का मतलब होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो कहने का मतलब है कि p0 p वेक्टर जो हमारे पास होगा ये स्केलर मल्टीप्लाई है, तो किसका, इस स्केलर को मैं t का नाम दे देता हूँ v वेक्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैंने लिख दिया t v वेक्टर, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो ये आ जाएगा r वेक्टर माइनस आर ज़ीरो, आर नाट वेक्टर, ठीक है। और आर नाट वेक्टर उस तरफ जाकर प्लस का हो गया तो हमारे पास बनेगा टी वी और आर इस तरफ आके प्लस का हुआ तो ये मैं आर नाट यहाँ पे प्लस कर लेता हूँ और इक्वल टू आर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आर आ गया है, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर नाट ये वेक्टर प्लस टी वी वेक्टर। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है इन वेक्टर फॉर्म, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स पुट कर दें कौन से, यानी कि ये देखें ये जो हमने इसके आर वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स पुट कर दें तो ये वाली सारी चीज़ लिखी हुई है एक्स वाई जी के और एक्स नाट वाई नाट जी नाट के और ये लैम्डा म्यू की ये वाली चीज़ें लिखी हुई हैं, ये देखें। यानी कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे, टाइम नहीं ज़ाया करूँगा, ठीक है, वो सामने लिखे तो हुए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह आई है, यानी कि ये देखें सिंपलिंग वर्डिंग यहाँ पे लिखी हुई है लेकिन मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। फिर इसका ये जो है किसके इक्वल होगा, आई वाले को आई वाले के साथ, ये आ गया एक्स नाट प्लस टी लैम्डा। इसी तरह वाई वाला जो है जे वाले के साथ ये वाले हैं उनको, तो जी वाले के लिए ये आ जाएगा, ठीक हो गया। ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, अगर हम सभी को इकट्ठा कर लें तो यहाँ से देखें तो ये एक्स और ये इधर आके माइनस का होगा एक्स नाट और इज इक्वल टू बचेगा टी लैम्डा, टी लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा इधर आके डिवाइड हो गया तो लैम्डा इधर आके डिवाइड हो गया, ये के लैम्डा, ठीक है, ये टी के इक्वल आ गया। इसी तरह यहाँ से वाई माइनस वाई नाट म्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी और टी के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह जी माइनस जी नाट और ये न्यू जो है ये हमारे पास लैम्डा म्यू न्यू, हाँ न्यू जो है ये हमारे पास इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये टी के इक्वल आ जाएगा, ठीक हो गया। तो तीनों टी के इक्वल हैं तो हम इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, तो वो हमारे पास इस तरह आ जाएगा एक्स माइनस एक्स नाट ओवर लैम्डा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नाट ओवर म्यू और जी माइनस जी नाट ओवर न्यू, और ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, टी के इक्वल आ जाएगी। ये पैरामीट्रिक फॉर्म होती है, ठीक हो गया। सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये आ गई पैरामीट्रिक, और इसकी सिमेट्रिक फॉर्म है पैरामीट्रिक इक्वेशन की। अब ये देखें कि अब ये न्यू डायग्राम, अब इसको निकालने के लिए हमारे पास दो पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे हम इसको समझते हैं कि देखें ये हमारे पास एक मिनट, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको चलें जी इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। देखें दोबारा कि अब हमारे पास ये वाली लाइन दी गई है, ठीक है, और इसमें हमारे पास एक पॉइंट ये दिया गया है, फ़र्ज़ किया इसको हम P1 का नाम दे देते हैं और ये एक पॉइंट ये हमें दे दिया गया है P2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर हम लेंगे एक और इसका एक पोजीशन वेक्टर हम लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं R, ठीक है, R वेरिएबल पॉइंट ले लिया, इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा वो R होगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो एक R1 उन्होंने लिया है, एक R2, इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा उसको हम R1 का नाम दे देते हैं,
ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर जो है उसको R2 का नाम दे देते हैं। यानी कि ओरिजिन से लेकर यहाँ भी इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा, ओरिजिन से लेकर यहाँ इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा, ओरिजिन से लेकर यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा। हमें एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं, तीसरा हमने वेरिएबल पॉइंट लिया अपने से, ठीक है। और ये इन 2 पॉइंट्स की मदद से हम इस लाइन के इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो देखें कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो देखें कि R वेक्टर जो है, ठीक है, R वेक्टर जो होगा इसको हमने लिखना है, तो जो कि हमारा आंसर आएगा इन पॉइंट्स की फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहले देखें कि अगर मैं P1 P2 वेक्टर निकालूं, ठीक है, P1 P2 वेक्टर निकालूं तो ये वेक्टर किसके इक्वल आएगा। हेड टू टेल रूल लगाएंगे, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो ये वेक्टर किसके इक्वल आएगा। तो आपको बताया ना कि ये वाली चीज़ प्लस ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हमने इसकी वैल्यू निकालनी हो तो फिर इस वाली चीज़ में से इसको माइनस कर देंगे। ये पीछे वाले सारा मैंने आपको बता के आया हूँ, ठीक है। जब हमने ये वाली चीज़ पढ़ी थी ना, ये वाली ये डायग्राम पढ़ी है, तो इस वक्त मैंने आपको सारा बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाए, देखें तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें कि अगर हमने ये वाली चीज़ निकालनी है, यानी कि इस पूरी चीज़ को अगर हमने फाइंड करना है, तो ये पूरी चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, ये छोटा टोटा और प्लस ये वाला छोटा टोटा, ठीक है। तो पहले हम P1R निकालने लगे हैं, क्या P1R। तो इस पे भी बिल्कुल इस वेक्टर पे भी वही रूल लगेगा कि इसका पोजीशन वेक्टर और फिर इसका पोजीशन वेक्टर और ये वाला हमने फाइंड करना है अगर, ठीक है। तो ये भी इस तरह आएगा R वेक्टर और माइनस ये R1 है तो R1 वेक्टर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें कि पहले बात तो ये है कि P1R जो है ये वेक्टर इक्वल होगा ये P1 P2 और फिर प्लस हमारे पास इक्वल होगा P2R, ठीक है, P2R। और P2R किसके इक्वल है, P2R हमारे पास इक्वल आएगा P2R तो R माइनस यानी कि इसके लिए भी दोबारा इसका पोजीशन वेक्टर लेगा, इसका पोजीशन वेक्टर, और बाद में हम ये वाली चीज़ फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा R माइनस R2, ठीक है, R माइनस R2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा फोकस करें तो ये R जो हम पॉइंट लेके चल रहे हैं ये तो एक वेरिएबल पॉइंट है। तो एक वेरिएबल पॉइंट है तो इनके बारे में डिस्टेंस हमें नहीं पता चलेगा, यानी कि ये जो वेक्टर है वो यहाँ पे होगा तो ये, लेकिन R की हमें वैल्यू नहीं मालूम, बल्कि R ही तो हमने रिलेशन में लेके आना है। तो इसलिए हम इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए थोड़ा सा बैकवर्ड इस तरह लेके चलते हैं कि देखें, एक मिनट, ठीक है। ये हमारे पास P1 P2 आ गया, ठीक है, P1 P2 आ गया। अब हम P1 और R फाइंड करते हैं। P1R किसके इक्वल आ जाएगा, R वेक्टर और माइनस R1, ठीक है, ये आ गया। हम अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये हमारे पास P1 है, ठीक है, ये हमारे पास R था और ये हमारे पास P2 है। P2 क्या है, P1 P2 ये वाला है और P1R जो है वो हमारे पास ये वाला है। तो ये दोनों एक ही लाइन पे हैं और कोलिनियर है, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे, दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे। तो मैं लिखूंगा P1R जो है इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ P1 P2, ठीक है। तो इसको मैं T का नाम दे देता हूँ, T और P1 P2, ठीक हो गया। तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा R वेक्टर माइनस R1 इक्वल टू T मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है, वेक्टर। ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी और ये हमारे पास R वेक्टर इक्वल आ जाएगा, ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो R1 वेक्टर और प्लस T मल्टीप्लाई बाय R2 वेक्टर और माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा R1 वेक्टर और प्लस T मल्टीप्लाई बाय R2 वेक्टर और माइनस T मल्टीप्लाई बाय R1 वेक्टर। तो R1 भी अगर हम कॉमन लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस T, ठीक है, और प्लस आ जाएगा T R2 वेक्टर, ठीक है। तो इसमें देखें बिल्कुल इसी तरह ये सारी चीज़ एक्सप्लेन की है, आप इसको देख लें, मैंने अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है ना आपने खुद करनी है। मैं थोड़ा सा हिंट आपको इसका दे जाता हूँ। ये देखें कि अगर हमारे पास एक प्लेन है तो एक प्लेन के इक्वेशन हम उसी वक्त फाइंड कर सकते हैं। इसकी 3 केसेस होते हैं, उसमें से जो भी केस यहाँ पे लिखे हुए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। 3 केसेस में से यहाँ पे सिर्फ एक केस ही बयान किया है, वो ये है कि अगर हमारे पास इसके एक परपेंडिकुलर वेक्टर हमें दे दिया जाए, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल है, इस प्लेन के ऊपर ये चीज़ नॉर्मल है, ठीक है, और एक पॉइंट दे दिया जाए, तो ये हमें एक पॉइंट दे दिया गया है P0,
ठीक है, ये पॉइंट, तो हम इनको ऐसे मिलाएंगे। तो आगे देखें कि इसको हम p का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल वेक्टर यहाँ पे भी बना सकते हैं, नॉर्मल ही है, यानी कि ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। आपको पता है ना कि वेक्टर की डायरेक्शन सेम रहे, मैग्नीट्यूड सेम हो, हम इसको यहाँ मर्जी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पी नाट से लेके पी तक का वेक्टर आर नाट से लेके आर से लेके आर नाट आगे तक आ जाएगा। कैसे आएगा? जिस तरह मैं ये वाली चीज़ें लेके आ रहा हूँ ना, पोजीशन वेक्टर, यानी कि इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, फिर हम ये फाइंड इस तरह किया करेंगे। बिल्कुल इसी तरह इसका पोजीशन वेक्टर ये है, इसका पोजीशन ये वेक्टर है, अगर ये हमने फाइंड करना है तो आर माइनस आर नाट आ जाएगा, ठीक है, बाय हेड टू टेल रूल। तो ये हमारे पास चीज़ आ जाएगी। और अब ये चीज़ देखें कि ये हमारे पास, हाँ जी, वेक्टर आ गया, ठीक है, ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब देखें कि n इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन, n क्या है? इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अब ये जो वेक्टर आएगा, यानी कि इन दोनों के, यानी कि ये जो हमारे पास इसके और इसके बाद ये वेक्टर आया ना, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, अब ये वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा ये वाला वेक्टर। तो परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगी। परपेंडिकुलर यानी कि कोस 90 ज़ीरो होता है। तो ये हमारे पास P0 और P, इस वाले वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट है वो नॉर्मल से ज़ीरो होगी। तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास निकल के आई पोजीशन वेक्टर्स को यूज़ करते हुए r माइनस आर नाट वेक्टर, ठीक है। और ये हमारे पास डॉट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू आ गया ज़ीरो, इनकी डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारे पास किसके आ गया? ज़ीरो के इक्वल आ गया। अब डायरेक्शन रेशियोज़ की बात करें तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास x की वैल्यू, अब देखें x की वैल्यू x माइनस एक्स नाट, y की y माइनस वाई नाट। अब इसके पीछे भी डिटेल है, जिस तरह देखें ना कि इसके पीछे डिटेल थी, यानी कि ये वाली चीज़ सारी कैसी बनी, ये वाली कैसे बनी फॉर्म, ये मैंने सारी आपको बना के दिखाई है, ये चीज़ भी कैसे बना के दिखाई है। अब इसके पीछे भी सारी लॉजिकल रीज़न है, अब वो मैं बताने बैठते हूँ तो लेक्चर लेंथ ही हो रहा है। तो यहाँ पे हम, आप लोगों ने कॉलेज में डिटेल से पढ़ा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसे डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि 1 घंटे में या थोड़ी देर में ही हमारी वीडियो कवर हो जाए करे। तो अगर आपको इसका लेक्चर चाहिए तो आप मुझे लाजमी बताइएगा, इस पर हम एक अलग वीडियो कर लेंगे, ठीक हो गया। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। तो बाकी ये हमारे पास आ जाएगा आई की डायरेक्शन ये, जे की डायरेक्शन ये, के की डायरेक्शन ये, और इसके साथ ये n यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर के हमने ये लिख दिए हैं, n यूनिट वेक्टर के। और ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये ए से, इससे डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट प्रोडक्ट हम किस तरह लेते हैं? पहला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये लिख दिया, प्लस जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा, ये डॉट प्रोडक्ट इस तरह लेते हैं, के वाला के से मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास बनेगा, ये बना के मैं दिखाता हूँ, ये हमारे पास बनेगा, यानी कि ए एक्स माइनस, यानी कि ये बन जाएगा ए एक्स माइनस ए एक्स नाट, प्लस यहाँ से बनेगा बी वाई माइनस बी वाई नाट, और ये प्लस बनेगा सी जी माइनस सी जी नाट इक्वल टू ज़ीरो। अब ये ए एक्स बी वाई सी जी, ये वाली चीज़ें यहाँ लिख दिया, ए एक्स बी वाई सी जी, और बाकी जो बचती है ना माइनस ए एक्स नाट और माइनस बी वाई नाट माइनस, इसमें से प्लस कॉमन लेके ये इस तरह लिख दिया, ए एक्स नाट माइनस बी वाई नाट और माइनस सी जी नाट, और इन सभी को एक डी का नाम दे दिया, ठीक है। ये डी इसको लिखा इक्वल टू ज़ीरो लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखें, उन्होंने बताया हुआ है कि अगर दो वेक्टर्स हों, कहाँ पे? इसी पे दो वेक्टर्स और हो जाएं, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे दो वेक्टर कोई भी बना लेता हूँ, दो वेक्टर u और v, ठीक है, u और v मैंने दो वेक्टर्स यहाँ पे बना लिए हैं। अब इन वेक्टर की जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसका परपेंडिकुलर वेक्टर, तो ये भी परपेंडिकुलर वेक्टर नॉर्मल आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम नॉर्मल वेक्टर की जगह पे दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो भी तो नॉर्मल ही होगा ना, ठीक है। और ऐसे वेक्टर हमने लेने हैं जिनकी मैग्नीट्यूड नॉर्मल की मैग्नीट्यूड के इक्वल आए। तो ये हमारा पास उन्होंने लिख दिया कि हम इसको ये इस तरह भी लिख सकते हैं इसकी। और आगे उन्होंने कहा है कि अगर हमने स्फेयर की बात करनी हो, यानी कि स्फेयर इक्वेशन ऑफ स्फेयर बनानी हो, तो ये अगर स्फेयर है तो इसकी ये वाली जो चीज़ होगी ना, इसको हम P0 का नाम दे देंगे, इसको P1 का नाम दे देंगे, बाकी सारी वही बात है, ठीक है। इस तरह आ गया। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, तो ये खुद आप करिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, जबकि एक ए पॉइंट दिया गया है और पैरेलल टू बी है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें वैल्यूज़ उन्होंने पुट कर दिया, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू दी गई है, ए बी सी, ठीक है। तो ए पॉइंट से पास कर रही है और बी के पैरेलल है। ये जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन बताई थी, ये देखें यहाँ पे जो हम इक्वेशन देख के आए हैं ये वाली, इसमें आप इसकी वैल्यू पुट करें, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, और ये हमारे पास पॉइंट दिया गया है वो वाला वेक्टर होगा,
ठीक है। तो ये हम वैल्यूज़ पुट करें और हमारे पास आंसर निकाल लें। इसी तरह दूसरा है ये वाला आंसर यहाँ से निकल आएगा, ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म। और दूसरा हमारे पास है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो बी एंड सी, बी और सी पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन। तो दो पॉइंट से जो है ये मैंने आप लोग को यहाँ पे करवाई है, ये देखिए 2 पॉइंट्स जब दिए गए हैं तो ये हमारे पास आ जाती है इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे बस वैल्यूज़ ही आपने पुट करनी है तो ये आप कर लेंगे। तीसरा पार्ट जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रो बी परपेंडिकुलर टू ए, ठीक है। एक प्लेन है जो कि जिसका एक पॉइंट हमें बी दे दिया गया है और वो ए के पैरेलल, ए के परपेंडिकुलर है। तो देखें ये तीसरी चीज़, तीसरा केस मैंने कहाँ पे करवाया है, तीसरा केस मैंने कहाँ पे करवाया, प्लेन वाला, अच्छा प्लेन वाला मैंने यहाँ पे ऊपर बता के आया था, ये वाला प्लेन के, यानी कि इसमें हमारे पास एक नॉर्मल वेक्टर दिया गया होता था, एक पॉइंट P0 दिया होता था। तो इसकी मदद से हम इक्वेशन फाइंड करते थे, तो ये वाली लिखी हुई है। तो अब ये देखें ये भी आप कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन और थ्रो बी, ये हमें पॉइंट दे दिया गया है, ये हमें परपेंडिकुलर वेक्टर दे दिया गया है, हम सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे आ जाएगा, आपके सामने सोल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रो सी पैरेलल, अब हमें एक पैरेलल वेक्टर दे, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन आप यूज़ करेंगे, ठीक है, जो मैंने आपको बताई कि 2 n की जगह पे हम a क्रॉस b भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं n की जगह पे अब a क्रॉस b, क्यों, क्योंकि इनकी क्रॉस प्रोडक्ट भी तो नॉर्मल आएगी ना, नॉर्मल की डायरेक्शन में। और एट द एंड हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर विद सेंटर है, जिसका a सेंटर और रेडियस c हो, तो इसके लिए ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर आएगी, ये भी आप खुद कर लेंगे। अगर किसी, अब ये देखें नेक्स्ट हमारे पास ये वाली चीज़ स्टार्ट होती है, अगर किसी फंक्शन क्लास का फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए तो इसे देखें, अगर एक फंक्शन का के डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया है और वो हमारे पास कंटिन्यूस भी आता है तो वो सी के क्लास में होगा, ठीक है। इसी तरह अगर पहला डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए और कंटिन्यूस फंक्शन हो तो C1 क्लास में, दूसरा एग्जिस्ट कर जाए और कंटिन्यूस हो C2 क्लास में, इसी तरह सोन nth डेरिवेटिव के डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए, कितने के डेरिवेटिव, यहाँ पे के आएगा, यहाँ पे 2 डेरिवेटिव आएंगे, यहाँ पे एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए तो वो सी के क्लास में आएगा, ठीक है। कंटिन्यूस भी होना चाहिए और एग्जिस्ट भी करता हो डेरिवेटिव। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, ये वाली हमने एग्जांपल ले ली, पहली दफ़ा डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास देखें कंटिन्यूस भी होगा क्योंकि इसमें कोई बेटा बूटा नहीं आ रहा है, कोई स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये C1 क्लास आ गई, ये दूसरा डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, तीसरा लिया तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जब हम तीसरा लेंगे ना तो बटे में टी आ जाएगा, ये पावर -1/3 बन रही है, ये पावर -1/3, तो बटे में जाकर पावर +1/3 हो जाएगी, तो बटे में टी आ गया तो 0 नहीं पुट कर सकते हम, ठीक है। तो F3 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा t इज इक्वल टू 0 पे, इस वजह से F जो है C3 से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह बताया है कि एक फंक्शन जो कि R से R हो, एक फंक्शन जो कि Rn से R तक हो, ठीक है। F इज़ अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, अगर f एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के लिए भी ये चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं। अब उन्होंने कहा है कि अगर f और g, अगर एक फंक्शन f है और एक फंक्शन जो g है, ये अलग-अलग एक क्लास ck से बिलोंग करते हैं, यानी कि इसका डेरिवेटिव ले k टाइम्स, इसका डेरिवेटिव ले k टाइम्स, वो एग्जिस्ट भी करें और कंटिन्यूस भी, यानी कि इस क्लास में से बिलोंग करें, तो इनकी एडिशन, इनकी सब्ट्रैक्शन भी, इनकी मल्टीप्लिकेशन की, इनकी कंपोजिशन भी, ठीक है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी, इनका डॉट प्रोडक्ट भी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का, वो भी इसी क्लास में से बिलोंग करेगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसके रिलेटेड कुछ कंसेप्ट थे। अब हम चलते हैं रियल एनालिसिस। अब हमारे पास आता है रियल एनालिसिस, ठीक है, एक मिनट। तो ये देखें रियल एनालिसिस में हम इस सेट पे ना थोड़ा सा फोकस करें, इन 2 सेट्स को हम लेके चलेंगे, ठीक है। इन सेट की जो कंडीशंस हैं वो पहले मैं लिख देता हूँ, ये 2 ही चीज़ें हैं यहाँ, उन्होंने यानी कि एक ही क्वेश्चन में, एक ही थ्योरम में हम ये 2 चीज़ें देखेंगे। वो कहता है कि P सच डैट P² लेस देन 2 है, P² जो है वो लेस देन 2 है। तो जब इसको हम थोड़ा सा देखें तो ये आ जाएगा P² -2 लेस देन 2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि P जो है वो लेस देन √2 है, ठीक है। यानी कि इस सेट में P वाले एलिमेंट है और P इस तरह का है कि P का आंसर √2 से छोटा आए और रैशनल नंबर आए। √2 से छोटे जितने भी रैशनल नंबर्स हैं ना वो इस सेट में आएंगे और P जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, यानी कि इस नंबर से, यानी कि इसका आंसर 1.4142 कुछ बनता है, ठीक है, ये इरेशनल नंबर है। इस नंबर से छोटे और 0 से बड़े, इस नंबर से यानी कि 0 से लेके √2 तक के दरमियान वाले जो रैशनल नंबर्स आएंगे, इनके दरमियान जो रैशनल नंबर्स आएंगे वो इस सेट में मौजूद है,
वो इस सेट में मौजूद है, ठीक है। और बी सेट की अगर बात करें तो यहाँ पे पी स्क्र ग्रेटर दैन 2 लिखा हुआ है, तो पी स्क्र ग्रेटर दैन 2 का मतलब है कि पी ग्रेटर दैन रहेगा स्क्वायर रूट 2 से, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि पी स्क्र ग्रेटर दैन पी स्क्र माइनस 2 ग्रेटर दैन रहेगा 2 से, 2 इधर आ गया ना, ग्रेटर दैन रहेगा 0 से, ठीक है। तो इस सेट में वो वाले एलिमेंट्स हैं, p पॉजिटिव है, p इस सेट में वो वाले एलिमेंट हैं जो कि स्क्वायर रूट 2 से बड़े हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी कि आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और इनके अंदर रैशनल नंबर, ठीक है, यानी कि इस सेट के वो एलिमेंट जो कि रैशनल नंबर है। अब थ्योरम हमें क्या कहता है वो हम यहाँ से पढ़ते हैं, तो गौर से पढ़िएगा, समझने वाली चीज़ें हैं। देखें, एक मिनट, देखें, वो कहता है कि ए यानी कि ए सेट में ये वाले एलिमेंट है, ये सारा मैंने बता दिया है, और बी सेट में ये वाले एलिमेंट है, मैंने बता दिया आपको। कहता है ए कंटेन नो लार्जेस्ट मेंबर, ए में कोई भी लार्ज मेंबर नहीं होगा और बी में कोई भी स्मॉलेस्ट मेंबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, तो ए हम जिसको कह के आए थे 0 से लेके यहाँ तक, और इसको जो कह के आए थे हम स्क्वायर रूट 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इसमें कोई स्मॉलेस्ट मेंबर नहीं होगा रैशनल नंबर, और इसमें कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होगा रैशनल नंबर, ठीक है। ये हमारे पास थ्योरम है। तो चलिए आइए इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूव हम कैसे करेंगे, तो हम एक और मेंबर लेंगे Q, ठीक है, हम एक और मेंबर लेंगे Q, ठीक है। Q भी इसी सेट में से लेंगे और हम साबित करवा देंगे कि Q जो है वो ग्रेटर देन है P से, ठीक है। Q जो है वो ग्रेटर देन है P से। अब ये Q ग्रेटर देन है P से, तो Q कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट कौन सा होगा इसका नहीं पता, तो हम कहेंगे कि नो कंटेन नो लार्जेस्ट मेंबर। इसी तरह बी के लिए हम शो करवा देंगे स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट Q कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता सबसे स्मॉल कौन सा है, तो हम इसका भी आंसर नहीं कर पाएंगे और हम कहेंगे कि कोई भी स्मॉलेस्ट मेंबर नहीं है, ठीक है। तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखें कि हमने Q किसके इक्वल लिया, हमने Q एक नंबर ले लिया, कौन सा, P माइनस पी स्क्र माइनस 2 ओवर P प्लस 2, ठीक है। ये हमने कौन सा नंबर लिया, ये हमने P वाला नंबर ले लिया, ठीक है। ये वाला हम यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें, ये हमने एक Q नंबर ले लिया। पहली बात तो आप जान लें, पहली बात आप जान लें क्या, दोनों केसेस में यानी कि यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, ये A सेट और ये B सेट दोनों लिखा हुआ है, यहाँ पे गौर करिएगा। तो दोनों कंडीशन में P जो है ये भी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, दोनों केसेस में P ग्रेटर देन 0 है। पहले केस में A के केस में, A वाले केस में वो कहता है कि P स्क्वायर जो है वो लेस देन 2 है। पहले केस में वो कहता है, A वाले केस में कहता है, A वाले सेट के केस में कहता है P स्क्वायर लेस देन 2 है। तो इसका मतलब यही हुआ कि P जो है वो लेस देन स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है। और इसका मतलब यही हुआ कि P स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 2 इधर आ गया लेस देन 0 है। ये A का केस है। और अगर हमने B का केस देखना हो, B वाले का केस, तो B वाले में भी P ग्रेटर देन 0 है, P रैशनल नंबर से बिलोंग करता है, P और रैशनल नंबर से बिलोंग करेगा। यहाँ पे भी P पॉजिटिव है, P रैशनल नंबर से बिलोंग करेगा B वाले सेट के केस में, और P स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 2 होगा। इसका मतलब है कि P ग्रेटर देन स्क्वायर रूट 2 होगा, ठीक है। क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं इसलिए हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, और वैसे भी स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होता है। और ये P स्क्वायर माइनस 2 अगर इधर आ गया तो ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ये A वाले सेट के लिए रिलेटेड, ये B वाले सेट के रिलेटेड हो गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने एक Q नंबर ले लिया, Q नंबर इसके इक्वल है, ठीक है, Q नंबर इसके इक्वल है। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, यानी कि एलसीएम ले लें, P प्लस 2 एलसीएम आ गया, तो P उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया P स्क्वायर प्लस 2P और माइनस P स्क्वायर और प्लस 2, तो ये इससे कैंसिल हो गया, आ गया 2P प्लस 2 और 2P प्लस 2 और बटे में ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह ये एलसीएम लेके हमने इसको सोल्व कर दिया है, क्या लेके, एलसीएम लेके इसको हमने सोल्व कर दिया है। रेजर इतनी बढ़िया रेज नहीं कर रहा, एंटायर्ड, ये क्या है, हो जा रेस, चलिए जी देखते हैं, ठीक हो गया। हाँ अब देखें, ये हमने एक ले लिया, यहाँ तक आ गया। अब पहली बात तो ये है कि इस चीज़ को देखें कि Q स्क्वायर माइनस 2 की अगर मैं बात करूँ, Q स्क्वायर माइनस 2, तो ये वाली चीज़ किसकी है, ये Q की वैल्यू है,
तो क्यू का स्केयर यानी कि इसका स्केयर और -2, ठीक है, क्यू स्केयर -2 इसके इक्वल आ गया। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे यानी कि ऊपर वाले का स्केयर ज़्यादा नीचे वाले का स्केयर ज़्यादा, एलसीएम लेंगे सोल्व करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। कौन सा? ये वाला आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है क्या चीज़ पढ़ी है, अब ये ए के लिए आने लगा है। नाउ इफ़ ए के लिए हम स्टार्ट करने लगे हैं। ए के लिए कहता है कि पी स्केयर -2 का आंसर 0 से छोटा आता है। तो ये वाला आंसर 0 से छोटा आ गया, यानी कि ये देखें वो कहता है कि ये वाली कंडीशन थी, हमें पता चल गया पी स्केयर -2 का आंसर छोटा आता है। जब पी स्केयर -2 का आंसर छोटा आता है तो 2 मल्टीप्लाई बाय छोटा आंसर यानी कि नेगेटिव आंसर, ठीक है, 0 से छोटा नेगेटिव, और बटे में किसी भी चीज़ का स्केयर हो वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। तो ये ओवरऑल हमारे पास नेगेटिव आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? नेगेटिव आंसर आएगा। नेगेटिव आंसर आ गया यानी कि क्यू स्केयर -2 जिसको हमने सोल्व किया, जिसका आंसर ये वाला आया और ये वाला आंसर लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आ गया। इसका मतलब है लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है कि क्यू स्केयर जो है, ठीक है, ये लेस देन 0 आ गया। तो क्या आ गया? लेस देन 0। इसका मतलब है कि क्यू स्केयर भी लेस देन होगा 2 से, ठीक है, क्यू भी हमारे पास आ गया लेस देन 2। अब यहाँ पे देखें तो इक्वेशन नंबर 1 से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर ये 1 है ना, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख के बताता हूँ। यहाँ पे देखें ये Q इक्वल टू, अब ये वाली चीज़ पे अगर हम थोड़ा सा फोकस करें, क्या इस वाली चीज़ पे अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो पी स्केयर -2 का आंसर लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव है, तो ऊपर आ गई हमारे पास नेगेटिव वैल्यू। क्या आ गई? ऊपर नेगेटिव वैल्यू, और बटे में क्या है? p+2 है, ठीक है, और p पॉजिटिव है तो p+2 भी पॉजिटिव होगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, p पॉजिटिव है, तो अगर p पॉजिटिव है तो p+2 भी पॉजिटिव होगा। तो बटे में क्या आ गया? बटे में आ गया पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव। ये देखें माइनस, ये ऊपर वाली नेगेटिव, नीचे वाली पॉजिटिव, और p, ठीक है, तो यानी कि ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। p में अगर कोई वैल्यू ऐड हुई है, ठीक है, q किसके इक्वल आ गया? q इक्वल आ गया p में कोई वैल्यू ऐड हुई है। तो p में कोई वैल्यू ऐड हुई है तो ज़ाहिर सी बात है ये ग्रेटर देन p होगी, तो यानी कि q जो है ये ग्रेटर देन आ गया p से, ठीक है। ये वाला किस तरह आया? इक्वेशन नंबर 1 से मैंने आपको बना के दिखा दिया, ये आ गया q ग्रेटर देन है p से। बिल्कुल इसी तरह ये केस लेके चलेंगे लेस देन वाला, और ये हमारे पास आ जाएगा। और ये मैंने दूसरा केस भी आपको साबित करवा दिया था, ये वाला, कि अगर पी स्केयर -2 जो है वो लेस देन 2 है, ऊपर नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय 2, ये देखें क्या आएगा? ये सारा आंसर किसके इक्वल आया? नेगेटिव वैल्यू के इक्वल आया। ये नेगेटिव वैल्यू किसकी आई है? इसकी आई है। और ये चीज़ किसके इक्वल है? क्यू स्केयर -2 के इक्वल है। तो क्यू स्केयर -2 जो है ये 0 से छोटा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 से छोटा है ना, ये देखें, तो हमारे पास क्यू स्केयर लेस देन 2 आ जाएगा, और क्यू बिलोंग करेगा ए में से। यानी कि हमने ऐसे एलिमेंट थे हमारे पास वहाँ पे, तो क्यू भी एक ऐसा एलिमेंट आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्यू जो है ये ग्रेटर देन पी आ गया है। क्या आ गया? ग्रेटर देन पी। अब क्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है हमें नहीं पता, तो हमने कह दिया कि ए हैव नो ग्रेटर एलिमेंट, ए कंटेन नो लार्जेस्ट मेंबर। इसी तरह बी के लिए आप खुद करें, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी हम इसको कवर करते हैं। अब आ जाता है ऑर्डर ऑफ आ सेट, ऑर्डर ऑन आ सेट। एक सेट के ऊपर ऑर्डर जो है हम इससे डिफाइन करवाएंगे, ठीक है, उससे। अब इन नोट्स के रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, वगैरह अगर इन नोट्स के अलावा अगर हम कोई चीज़ करना चाहें तो वो हमारे पास इस तरह है कि 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली तो ये वाली, पहली प्रॉपर्टी ये वाली है, ठीक है, ये चीज़ ट्रू होनी चाहिए। इसको कहते हैं ट्राइकोटोनिक प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं ट्राइकोटोनिक प्रॉपर्टीज़। यानी कि अगर 2 एलिमेंट लें हम, एक ही सेट में से 2 एलिमेंट लें, वो या तो एलिमेंट एक दूसरे से छोटे होंगे या एक दूसरे से बड़े होंगे। वो एक एलिमेंट या तो दूसरे से छोटा होगा या उस बड़ा होगा, और या तो वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। देन वन एंड इनमें से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होगी। अब दूसरी कहती है, अब देखिए दूसरी कहती है अगर x y से छोटा है, y z से छोटा है, देन x z से छोटा होगा। देखें अगर x जो है वो y से छोटा है और y z से छोटा है, तो y z से छोटे का मतलब क्या है? y z से छोटा है, तो ज़ाहिर सी बात है कि x z से छोटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने एक लेस देन वाली ही चीज़ बताई है, वो चाहते तो ग्रेटर वाली भी बता सकते थे इस तरह कि अगर x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, तो x ग्रेटर देन होगा z पे। लेकिन जिस तरह इस नोट्स पे लिखा हुआ है वो नोट्स के रिलेटेड, और जो हमें कॉलेज में बताया गया उसके रिलेटेड ये वाली चीज़, ठीक है। अब ऑर्डर्ड सेट की बात करें, ऑर्डर्ड सेट, और इसको कहते हैं ऑर्डर्ड ऑफ ऑन अ सेट, ठीक है, जिसमें ये हो हमें पता हो कौन सी चीज़ लेस है कौन सी ग्रेटर है। अब एक ऐसी एग्जांपल आपको देता हूँ जो कि ऑर्डर ऑन अ सेट नहीं है, कम्प्लेक्स नंबर।
कम्प्लेक्स नंबर का हमें नहीं पता होता, जिसमें इमेजिनरी पार्ट भी हो, हमें नहीं पता होता कि कौन सा कम्प्लेक्स नंबर किससे बड़ा छोटा है, ठीक है। तो वो ऑर्डर होना सेट नहीं होता, ऑर्डर सेट नहीं होता, ठीक हो गया। अब ऑर्डर सेट की बात करें तो उसने कहा है सेट इज ऑर्डर सेट इफ़ एन ऑर्डर इज डिफाइंड, अगर उस पर ऑर्डर डिफाइन किया जाए तो कम्प्लेक्स नंबर पे ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते, वो ऑर्डर सेट नहीं होगा। बाउंडेड की बात की गई है, बाउंड की एक सेट एस है, उसका हमने एक सबसेट ले लिया है, ठीक है। इफ़ देयर एग्जिस्ट बीटा बिलोंग्स टू एस, अगर एक बीटा एलिमेंट जो है एस में से बिलोंग करता है, सच डैट एक्स लेस देन इक्वल टू बीटा for all x belongs to E, then we say that E is bounded above and B is known as upper bound of E। देखें ये हमारे पास एक सेट क्या है, ये हमारे पास एक सेट S है, ठीक है, इसका एक सबसेट E है, E है, ठीक हो गया। अब हमने एक बीटा एलिमेंट लिया है S में से, क्या लिया है, बीटा एलिमेंट लिया है S में से, ठीक है। अब E के सारे एलिमेंट इस बीटा के इक्वल हो या बीटा से छोटे हों, ठीक है, तो फिर हम बीटा को अपर बाउंड ऑफ ई कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं ना, एग्जाम्पल भी तो होनी चाहिए ना। फर्ज किया मैं कहता हूं कि 2 3 4, ठीक है, ये हमारे पास क्या है 2 3 4 हो गया। अब इसको हम ई सेट का नाम दे देते हैं और एस सेट जो है वो हम इंटीजर्स का नाम दे देते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स का, ठीक है। सेट एस हमने सेट ऑफ इंटीजर कह दिया, ये ई यानी कि ई जो है ये सबसेट है एस का, ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गई। अब इसका एक एलिमेंट बीटा हम लेते हैं, वो बीटा इस तरह का हो कि इसके तमाम एलिमेंट जो हैं इस बीटा के इक्वल या छोटे हों, ठीक है। तो इस बीटा के एलिमेंट कौन कौन से होंगे, इन एलिमेंट के इक्वल या इससे छोटे, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 और 2 से सारे छोटे होंगे, 2 और 2 से सारे छोटे, 2 और 2 से सारे छोटे 2, और ये आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 0 -1 सोन, ये चलता जाएगा, ये हमारे पास बीटा का सेट आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास बीटा आ जाएगा। अब देखें, अब इस वाले एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, इस वाले एलिमेंट को हम कहेंगे बीटा इज नोन एज द अपर बाउंड ऑफ ए, ठीक है। बीटा की ये वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन बीटा की वैल्यू कौन सी हमने उठानी है, वो वाली एक जो बीटा के इक्वल एक्स की वो वैल्यू हमारे पास अपर बाउंड ऑफ ई कहलाएगी, यानी कि जो ई के एलिमेंट के इक्वल हो या उससे बड़ी हो, ठीक है। तो ये हमें बताया गया है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई, एक्स जो है ये छोटा होना चाहिए बी से, एक्स क्या है ई के एलिमेंट और बीटा क्या है एस का एलिमेंट, ठीक है। तो बीटा को हम अपर बाउंड ऑफ ई कहेंगे, बिल्कुल इसी तरह लोअर बाउंड के रिलेटेड आप इसको लेके चलिएगा। अब जो अपर बाउंड का सेट होता है ना, उसमें से जो सबसे लीस्ट अपर बाउंड होती है, अपर बाउंड का जो सेट होगा उसकी जो सबसे लीस्ट अपर बाउंड होगी उसको हम सुप्रीमम कहते हैं। सुप्रीमम क्या होता है, तो पहले वाले लेक्चर्स दूसरा तीसरा चौथा, इसमें मैंने किसी एक लेक्चर में इस सुप्रीमम और इन्फीमम के बारे में डिटेल से डिस्कस की थी, आप उसको देख सकती हैं, ठीक है। इसके बाद ये एग्जांपल बिल्कुल वही है जो कि हम थ्योरम करके आए थे। अब देखें, तो अगर हम इसकी अपर बाउंड की बात करें, इसकी अपर बाउंड की, यानी कि अगर इस सेट को लिखना चाहें तो इस सेट में क्या है, स्क्वायर रूट 2 से छोटे एलिमेंट्स, यानी कि स्क्वायर रूट 2 से छोटे एलिमेंट जितने भी होंगे वो इस सेट में होंगे, स्क्वायर रूट 2 नहीं शामिल। और अगर हम इसकी बात करें तो स्क्वायर रूट 2 से बड़े एलिमेंट जो भी होंगे वो इसमें होंगे, ठीक है, इस सेट में होंगे, लेकिन ये स्क्वायर रूट 2 नीचे वाले में नहीं शामिल, ठीक है ना ऊपर वाले में स्क्वायर रूट शामिल है ना इसमें शामिल है। अब देखें, इसकी अपर बाउंड कौन सी होगी, इसकी अपर बाउंड ये होगी। तो असल में ये वाली अपर बाउंड तो यही है, देखें ना, स्क्वायर रूट 2 से बड़े। और इसकी लोअर बाउंड की बात करें तो इसकी लोअर बाउंड की बात करें नीचे वाले की, तो नीचे वाले की लोअर बाउंड यानी कि इससे छोटे एलिमेंट, तो इससे छोटे एलिमेंट ये होंगी, तो इसकी लोअर बाउंड देखें तो ये वाली है, यानी कि इस वाले की अपर बाउंड इस वाले के इक्वल है और इस वाले की लोअर बाउंड इस वाले के इक्वल है, ठीक हो गया। यानी कि देखें, यहाँ से समझ आई ना, देखें स्क्वायर रूट 2 यहाँ भी नहीं शामिल, इसकी अपर बाउंड यहाँ पे होगी, यानी कि स्क्वायर रूट 2 से बड़ी, तो स्क्वायर रूट 2 के बड़े एलिमेंट तो इस सेट में है, तो इसकी अपर बाउंड ये है, ठीक है। और इस नीचे वाले की जो लोअर बाउंड होगी, यानी कि इस तरफ एलिमेंट होंगे वो ये वाले हैं, ठीक है। तो ये इस तरह ये यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं, तो ये एग्जांपल है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि लेट ई द सेट ऑफ ऑल, ये हमारे पास ये एलिमेंट सारे लिखे हुए हैं, ये 1 से लेके छोटा होता होता जा रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। 1/2 हाफ होता है, 1/3 1/4 सो ऑन 0 तक चला जाएगा। अगर हम इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 और 1, इस तरह 1 शामिल है लेकिन 0 नहीं शामिल। इनके दरमियान कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि 1/2 1/3 1/4 इस तरह, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो रियल नंबर पे इसकी बात करें, किसकी रियल नंबर पे बात करें, यहाँ पे 0 है, 0 नहीं शामिल, और यहाँ पे 1 है और 1 शामिल है, ठीक है। तो इससे जो अपर यानी कि बड़े एलिमेंट होंगे वो अपर बाउंड होगी, अपर बाउंड
का सेट होगा, इससे जो छोटे एलिमेंट होंगे वो लोअर बाउंड का एलिमेंट होगा। अब लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसको इन्फिमम कहते हैं, और अपर बाउंड में जो सबसे लीस्ट एलिमेंट होगा उसको हम जो सबसे लीस्ट एलिमेंट होगा उसको हम सुप्रीमम कहते हैं। ठीक है, तो इसकी सुप्रीमम की बात करें तो सुप्रीमम 1 होगी, अगर इसकी इन्फीमम की बात करें तो इन्फीमम 0 होगी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे लिखी है। लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? एक सेट नॉन एम्प्टी सेट हो और ऑर्डर्ड सेट हो, यानी कि उसमें ऑर्डर जो है वो मैटर करता हो, यानी कि ट्राइकोटोनिक प्रॉपर्टी जो है उस पर लगती हो। ई हम एक नॉन एम्प्टी सेट लेंगे और इसका एक सबसेट लेंगे। ठीक है, और ये बाउंडेड अबव वो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगी एस में। ठीक है, अगर बाउंडेड अबव हो तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगी एस में, तो फिर हम कहेंगे कि एस जो है वो रखता है लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी। अगर एक सेट एस है उसका हमने एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया है ई, वो सेट ई जो है वो बाउंडेड अबव हो और उसकी सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगी एस में, तो फिर हम कहेंगे कि एस जो है वो लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी रखता हो। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब ये सारी चीज़ें जो डिटेल से ना इस पे ज़्यादा लेक्चर्स आएंगे तो आप उसको ज़्यादा देख लीजिएगा, वक्त कम होता है, ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी होती है। और बिल्कुल इसी तरह ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देखें, छोटी सी एग्जाम्पल ही दे देता हूँ यहाँ पे ही। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना तो इसी सेट की बात करूँ अगर, ठीक है, ये सेट जो है ये अपर, यानी कि ये वाला जो सेट है ना, ये वाला सेट, ये अपर बाउंड है 0 पे। ठीक है, ये हमारे पास ये बाउंडेड होगा, देखें ये बाउंडेड होगा 1 पे। ठीक है, और ये अपर बाउंड है 1 पे और लोअर बाउंड है 0 पे। ठीक है, अब 0 पे लोअर बाउंड है, इसके पीछे जो सेट ये है ना इसमें 0 भी शामिल होगा, तो हम कहेंगे कि सेट एस यानी कि रियल नंबर्स जो हम लेके चल रहे हैं, सेट एस इज सेट टू बी हैव द लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी रखेगा किस पे? 0 पे। ठीक, लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी 1 पे रखेगा और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की प्रॉपर्टी 0 पे रखेगा। ठीक है ना, इस तरह ये इसके ऊपर ये एग्जांपल है और ये थ्योरम है। थ्योरम नहीं, अभी तक हम पहुँचे, यहाँ तक ही हम पहुँचे थे। ठीक है, तो ये हमें उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने कहबान।